एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस एक बार फिर से मिल गए हैं एक और बेहतरीन और लाजवाब क्लास के साथ। तो चलिए मिलकर जो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है वो आपको पता है कि किस चीज के लिए होने वाली है। आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी जो आपका एग्जाम आ रहा है, ठीक है, एसएससी जीडी के लिए 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, यानी कि 25 जो एमसीक्यू हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो हैं, जो कि आपको पेपर के अंदर डायरेक्ट मिलने वाले हैं, वो सारे के सारे हम यहां पर देखने वाले। एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। एक एक क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर के लिए अहम रोल प्ले करेगा, ठीक है। डायरेक्ट पेपर के अंदर आपको मिलेंगे क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो आज हम करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देरी हम नहीं करते। क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ लीनियर मोमेंटम। किस का डायमेंशन जो है वो सेम वैसा ही है जैसे लीनियर मोमेंटम का है। लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। अगर लीनियर मोमेंटम की बात करें तो कोई भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि एक एम मास का आपका ऑब्जेक्ट है, एक एम मास का आपका ऑब्जेक्ट है जो कि मान लीजिए कि मूव कर रहा है। एम मास का एक ऑब्जेक्ट है जो कि आगे मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से। तो अगर इसका लीनियर मोमेंटम में लिख रहा है P इज इक्वल टू, तो वो होता है आपका m इंटू में v। P इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू में v होता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये किसी वस्तु का, किसी बॉडी का आपको लीनियर मोमेंटम अगर निकालना है तो मास और वेलोसिटी का आप क्या कर देंगे? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी इसका डायमेंशन देखने वाले क्या आएगा, देखिए m इंटू में v। m की अगर यूनिट की बात करें तो वो होती है kg, और v की यूनिट की बात करें तो वो होती है मीटर पर सेकंड। तो यहां पर इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा? डायमेंशन आ जाएगा m l t की पावर -1। m l और t की पावर क्या आ जाएगा? -1, ठीक है। तो ये है लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन। अब इनमें से आपको क्वांटिटी कौन सी पहचानने? इंपल्स है, स्ट्रेस है, या फिर वर्क है, या फिर एनर्जी है, जिनका डायमेंशन जो है वो सेम वैसा ही है जैसे लीनियर मोमेंटम का है। तो मैं यहां पर आपको फॉर्मूला बताता हूं कि सारी क्वांटिटी जो भी है आपके पास। देखिए अगर इंपल्स की बात करें तो इंपल्स का फॉर्मूला होता है F इंटू में डेल्टा टी। F इंटू में क्या होता है? डेल्टा टी, ठीक है। फोर्स इंटू में टाइम, फोर्स इंटू में स्मॉल टाइम। स्मॉल टाइम के लिए जो फोर्स आपका लगता है उसको आप इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इंपल्स के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? F इंटू में डेल्टा टी। स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस का वैसा ही डायमेंशन होता है जैसे प्रेशर का होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर वर्क की बात करें, कार्य की बात करें या काम की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है F इंटू में D, यानी कि फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। और एनर्जी की अगर बात करें तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो सेम वैसा ही आपका डायमेंशन रहता है जैसे कार्य होता है, यानी कि वर्क और एनर्जी इन दोनों का डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है आपका, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा गया लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन जो है वो किससे मैच खाता है? तो F इंटू में डेल्टा टी। इंपल्स का बना के देखते हैं एक बार। F इंटू में डेल्टा टी, देखिए फोर्स इंटू में डेल्टा टी, F इंटू में डेल्टा टी, ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका इंपल्स, ठीक है। फोर्स का अगर डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है आपका m l t की पावर -2, और इंटू में क्या है? इंटू में आपका टाइम है तो t की पावर क्या आ जाएगा? यहां पर 1 आ जाएगा, t की पावर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो सेम देखिए इसको अगर करके देखेंगे तो क्या बनेगा? m l t की पावर -1, यानी कि सेम एज इट इज वैसा ही है जैसा आपका लीनियर मोमेंटम का है। यानी कि यहां पर आप बोल सकते हैं कि लीनियर जो मोमेंटम है आपका और जो आपका इंपल्स है, इन दोनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा आपका, बिल्कुल डिट्टो होगा। तो ध्यान रखेंगे ए ऑप्शन क्या है क्वेश्चन का? बिल्कुल राइट आंसर है। आवेग और जो आपका ये है इनका डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। वहीं पर अगर स्ट्रेस की बात करें तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा? F डिवाइड बाई ए। F डिवाइड बाई ए, यानी कि अगर इसको देखेंगे ध्यान से तो m l t की पावर -2 डिवाइड बाई क्या करेंगे? l स्क्वायर करेंगे। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा आपका m l की पावर -1 और t की पावर -2। m l की पावर -1 और t की पावर क्या बनेगा? -2 बनेगा, क्योंकि l स्क्वायर यहां पर एक l से तो एक l मर जाएगा, लेकिन एक l ऊपर आके माइनस क्या हो जाएगा? अगर वर्कडन की बात करें तो ध्यान से देखिए F इंटू में D, यानी कि m l t की पावर -2 इंटू में क्या आ जाएगा? इंटू में आ जाएगा एक l, और डायमेंशन क्या बनेगा आपका? डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा m l स्क्वायर और t की पावर -2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वर्क का या फिर एनर्जी का। हीट का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? सेम ही होता है, बिल्कुल, ठीक है। जैसे वर्क, एनर्जी और हीट, इन तीनों का डायमेंशन क्या मिलेगा? सेम मिलेगा, बिल्कुल, ठीक है। तो अच्छे से क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। फिलहाल इतना ही, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसकी यूनिट है? ठीक है, एक बार आप अपनी तरफ से आइडिया लगाइए, ठीक है। अपनी तरफ से कमेंट आप करेंगे और उसके बाद जो है हम आप
आपसे बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यहाँ पर किसकी इकाई है। तो ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो आपकी यूनिट होती है एनर्जी, किसकी यूनिट होती है जी, एनर्जी की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी की यहाँ पर यूनिट है। देखिए एनर्जी की बहुत सारे यूनिट्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक है। मैं अगर आपसे बात करूं एनर्जी की यूनिट की, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि यहां पर आपका लिखा गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है चार्ज इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज इंटू में क्या आ जाएगा, चार्ज इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस, और चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस ये किसके बराबर बनता है, ये बनता है वर्क के बराबर। किसके बराबर बनता है, वर्क के बराबर बनता है, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। V जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर होता है आपका वर्क डिवाइड बाय चार्ज, वर्क डिवाइड बाय चार्ज क्यू, ठीक है। तो वहीं से ये यूनिट आपकी बनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है आपका बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, यानी कि ये बहुत छोटी एक यूनिट है एनर्जी की। जूल भी एनर्जी की यूनिट है, लेकिन जूल जो है वो क्या है, वो आपकी एसआई यूनिट है एनर्जी की। ध्यान रखेंगे जूल जो है वो क्या है, एसआई यूनिट है एनर्जी की। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिट है, जैसे कैलोरी की बात करें तो कैलोरी भी जो है एनर्जी की यूनिट है। इसके अलावा अगर बात करें किलोवाट हावर, किलोवाट हावर भी एनर्जी की यूनिट है। वाट सेकंड की बात करें, वाट हावर की बात करें, तो ये सारे के सारे क्या है, एनर्जी की यूनिट है यहाँ पर। तो ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसकी एक यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। बी ऑप्शन जो है क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है, ऊर्जा की। तो अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे। आगे यहां पर देखिए और आपको करंट दिया गया, अगर करंट दिया गया तो करंट की यूनिट क्या होती है, करंट की अगर मैं यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है जी, एम्पियर। इसके अलावा पावर की अगर बात करें तो पावर की यूनिट होती है जी वाट, और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो इसकी यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है। यहां पर मैं सिर्फ एसआई यूनिट की बात लेके चल रहा हूं, एम्पियर, वाट और वोल्ट, ठीक है। बाकी जो तीन क्वांटिटी यहां पर बच गई उनकी यूनिट में मैंने साथ साथ में बता दिया आपको। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सिंपल आपसे यूनिट से पूछे जाएंगे। गारंटीड है कि पेपर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो यूनिट से पूछे जाते हैं। और आपका जो एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने वाला है, किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर दोनों क्वेश्चन जो आएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन फिजिक्स के आपको मिलते हैं, ठीक है, वो आपको यही इसी क्लास से मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टोर इज द यूनिट ऑफ, टोर जो है वो किसकी यूनिट है, ठीक है। टोर किसकी यूनिट है, फोर्स की है, पावर की है, प्रेशर की, या फिर एनर्जी की। देखिए अगर मैं आपको एसआई यूनिट पे लेके चलूं, एसआई यूनिट की बात बताएं तो फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है आपकी न्यूटन, ठीक है। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। वहीं पर अगर पावर की बात करें तो पावर की यूनिट होती है जी वाट। अगर प्रेशर की मैं बात करूं तो प्रेशर की यूनिट, एसआई यूनिट की अगर बात करें तो वो क्या होती है, पास्कल होती है। क्या होती है जी, पास्कल। और एनर्जी की अगर बात करें तो एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। क्या होती है, जूल होती है। लेकिन यहां पर टोर के बारे में पूछा गया, टोर जो है वो किसकी यूनिट है, प्रेशर की यहां पर यूनिट है। टोर किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की यहां पर यूनिट होती है। और एक बात का और भी आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास एक टोर का प्रेशर बोला जाए कि एक टोर का प्रेशर है तो वो बराबर होता है 133 पास्कल, ठीक है, 133 पास्कल। ये जो है एक टोर बराबर होता है 133 पास्कल, ठीक है। तो इसका भी क्या रखेंगे, अच्छे से माइंड में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। द स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू, स्काई जो है वो आपको ब्लू कलर का नजर जाता है, इसका कारण क्या है। देखिए द स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू, देखिए एक कॉन्सेप्ट आप मान के चलेंगे, एक कॉन्सेप्ट मैं लेके चल रहा हूं यहां पर, ठीक है। और उसका आपको ध्यान रखना है, कई क्वेश्चन यहां से आपके बन जाएंगे, ठीक है। कैसा कॉन्सेप्ट है सर, तो देखिए कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। अगर आपसे पूछे सिंगल कलर कॉन्सेप्ट, ठीक है, सिंगल कलर का ये कॉन्सेप्ट है, सिंगल कलर कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सिंगल कलर कॉन्सेप्ट, मैं इसको सिंगल कलर कॉन्सेप्ट बोलता हूं। और ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको किसी चीज के सिंगल कलर के बारे में पूछा जाए, किसके बारे में पूछा जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट के सिंगल कलर के बारे में आपसे पूछा जाए, सिंगल कलर के बारे में आपसे पूछा जाए, लेकिन एक्चुअल में वैसा कलर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्काई जो है वो आपको ब्लू कलर का नजर आता है। अगर आपको यह पूछा जाए कि वो चीज जो है वो उस कलर की नजर क्यों आती है, सिंगल कलर कॉन्सेप्ट, जबकि उस वस्तु का कलर वैसा नहीं है, ठीक है।
उस वस्तु का कलर वैसा नहीं है जैसी वो नजर आ रही है। जैसे अगर बात करें तो स्काई जो है वो ब्लू कलर का आपको नजर आता है, नजर वो ब्लू कलर का, एक्चुअल में कलर उसका ब्लू नहीं है। जैसे सन की बात करें तो सन का एक्चुअल में कलर रेड नहीं है, लेकिन वो रेड कलर का आपको नजर आता है, ठीक है। वैसे ही जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछे हुए समुद्री पानी जो है ना उसका कलर ब्लू नजर आता है, लेकिन क्या पानी का कलर ब्लू होता है? नहीं। तो इसको बोलते हैं सिंगल कलर कॉन्सेप्ट। और जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए कि सिंगल कलर कॉन्सेप्ट वाला पूछा जाए, जो एक्चुअल कलर उसका नहीं है लेकिन दिखाई वैसा दे रहा है, दिखाई वैसा दे रहा है, दिखाई वैसा दे रहा है, अगर ये आपसे कहा जाए, दे रहा है, अगर ये आपसे कहा जाए तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, फालतू की बकवास पे ध्यान नहीं देना है और डायरेक्ट आप आंसर करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डायरेक्ट आंसर करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन, डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक बात और बता देता हूं आपको। जैसे आपने देखा है रेड लाइट, तो लाइटें जो है वो जैसे बत्तियों के ऊपर लाइटें लगी होती है, तो वो रेड कलर की क्यों बनाई जाती है? या फिर एक जो आपके एयरक्राफ्ट्स होते हैं ना, उनके अंदर होता है एक ब्लैक बॉक्स, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैक बॉक्स, ठीक है, ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स ये किसके लिए होता है? ये आपके एयरक्राफ्ट जो होते हैं ना, प्लेन्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर होता है। लेकिन इस ब्लैक बॉक्स का कलर ब्लैक नहीं होता, इस ब्लैक बॉक्स का कलर होता है ऑरेंज। कैसा कलर होता है इसका? ऑरेंज। कैसा कलर होता है जी? ऑरेंज। इस ब्लैक बॉक्स का जो कलर होता है वो कैसा होता है? ऑरेंज होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे अच्छे से क्या रखेंगे? माइंड में रखेंगे इसको। ब्लैक बॉक्स का कलर, अब अच्छा इसको ब्लैक बॉक्स क्यों बोला गया? क्योंकि जहाज की जितनी भी जानकारियां होती है, ठीक है, वो किसके अंदर होती है? वो इस बॉक्स के अंदर होती है, ठीक है। लेकिन इसका कलर कैसा है? ऑरेंज। अच्छा, ऑरेंज क्यों बनाया गया? ऑरेंज इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर बाई चांस दुर्घटनाग्रस्त हो जाए प्लेन आपका, ठीक है, और मलबे के अंदर अगर आपको ब्लैक बॉक्स मिल गया, ठीक है, जिसका कलर कैसा है? ऑरेंज, और ऑरेंज आपको दूर से ही दिखाई दे जाएगा, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। किसके कारण? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। तो अगर ये बॉक्स आपको मिल गया तो आपको एक्चुअल में जानकारी मिल जाएगी जहाज के अंदर दिक्कत क्या आई थी, इंजन बंद होने की दिक्कत आई थी, या पायलट की कोई दिक्कत थी, पायलट की कोई प्रॉब्लम थी, या फिर किस तरह से जो है वो आपका दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ठीक है। तो ये जानकारी के लिए ब्लैक बॉक्स कहां पर होता है? एयरक्राफ्ट के अंदर होता है। और कलर कैसा होता है इसका? ऑरेंज होता है। रेड बत्ती जो है आपकी, रेड लाइट जो है, उसका कलर रेड बनाने के पीछे यही कारण है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्योंकि रेड कलर की जो लाइट होती है ना, उसका स्कैटरिंग बहुत कम होता है, तो वो दूर तक ट्रेवल करती है, ठीक है, और दूर से ही आपका दिखाई देता है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, आपके घर के अंदर ना 3 तरह के वायर है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 3 तरह के वायर यूज किए जाते हैं। लेकिन जो करंट वाले वायर होते हैं ना, लाइव वायर जिसको आप बोलते हैं, उसका कलर रेड रखा जाता है, ताकि वो रेड कलर की अगर रखेंगे तो वो रेड कलर की वायर आपको दूर से ही दिखाई दे जाएगी, ठीक है, ताकि कहीं पे आप छू ना बैठे उसको, ठीक है। तो इसलिए वो रेड कलर की वहां पर भी बनाई जाती है, ठीक है। तो ये कारण है रेड कलर के बनाने का। या फिर जो स्काई है अपीयर ब्लू है, तो इसका कारण भी क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे? माइंड में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय सन? इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा, ऑफलाइन के अंदर मैंने बहुत सारे बच्चों से इस क्वेश्चन का आंसर पूछा है। सबने एक ही आंसर दिया है, रेड। सबने एक ही आंसर दिया है, रेड। सनलाइट जो है उसका कलर कैसा होता है? व्हाट इज कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय सन? सन के द्वारा जो इमिट की जाती है लाइट, उसका कलर कैसा होता है? तो उसका कलर होता है जी व्हाइट। कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ये आपने क्या बोल दिया, जबकि सन तो हमें रेड कलर का नजर आता है, लेकिन वो सुबह और शाम को स्कैटरिंग के कारण नजर आता है आपको। सन का जो रेड कलर आपको नजर आता है सुबह और शाम के टाइम, तो वो किस कारण से नजर आता है? वो आता है स्कैटरिंग के कारण से नजर रेड कलर का। लेकिन एक्चुअल में जो सनलाइट होती है उसका कलर कैसा होता है? एक्चुअल में सनलाइट का कलर होता है जी व्हाइट, ठीक है, व्हाइट कलर की आपकी होती है सनलाइट। तो ध्यान में रखेंगे। और इस जो ये व्हाइट कलर की सनलाइट है, इसके अंदर 7 अलग अलग कलर होते हैं आपके, ठीक है। और व्हाइट जो लाइट आती आपकी होती है, ठीक है, व्हाइट लाइट, इसके अंदर 7 कलर होते हैं। क्या होते हैं? 7 कलर होते हैं। और 7 कलर जो है उसका एक पैटर्न भी आपको ध्यान रखना है, और वो होता है आपका विबग्योर।
ये 7 रंग जो है वो सनलाइट के अंदर मौजूद होते हैं, और वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। जिसके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी जो है, सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे ज्यादा ऊर्जा, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है वो किसके अंदर होती है, वो वायलेट के अंदर होती है। और सबसे कम ऊर्जा की बात करें, सबसे कम ऊर्जा, सबसे कम ऊर्जा की अगर बात करें तो वो किसके अंदर होती है, वो रेड कलर के अंदर होती है। इसके अलावा अगर बात करें वो वेवलेंथ की, लेमडा की, लेमडा को बोलते हैं वेवलेंथ, लेमडा क्या बोलते हैं, वेवलेंथ या फिर तरंग दैर्ध्य बोलते हैं आप हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य या फिर वेवलेंथ। वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होती है आपकी, सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो किसकी होती है, वो होती है रेड की। और सबसे कम जो वेवलेंथ होती है, लैम्डा जो सबसे कम होता है, वो होता है आपका सबसे कम, वो होता है किसका, वायलेट कलर का, ठीक है। तो ये इतनी जानकारी क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, इतनी जानकारी क्या रखेंगे, अच्छे से माइंड में रखेंगे। जो लाइट है आपके सन से निकलने वाले, उसका कलर व्हाइट होता है, व्हाइट कलर के अंदर 7 आपके अलग अलग कलर होते हैं, और वो आप विबग्योर से दर्शाते हैं। विबग्योर के अंदर वॉयलेट जो है उसकी एनर्जी जो है सबसे ज्यादा होती है, और वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है। और रेड जो है इसकी ऊर्जा जो है सबसे कम होती है, जबकि वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और वेवलेंथ जितनी ज्यादा होती है उसका स्कैटरिंग उतना ही कम होता है, ठीक है, यानी कि अपने पाथ से वो उतनी कम भटकती है। इसलिए जब लाइट आपकी डिस्पर्ज होती है तो सबसे ऊपर जो आपको दिखाई देता है वो दिखाई देता है रेड, ठीक है, और सबसे नीचे आता है वॉयलेट। और इसीलिए क्योंकि इसका स्कैटरिंग कम होता है, ये अपने रास्ते से जल्दी से मुड़ती नहीं है, सीधी चलने के ज्यादा चांसेस है इसके। इसीलिए रेड लाइट जो है, मैं पीछे बता रहा था आपको, लाइव वायर जो है उसका कलर रेड बनाते हैं, रेड लाइट जो है उसका कलर रेड बनाते हैं। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो ध्यान रखिए व्हाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते। द सन हीट्स द अर्थ थ्रू, जो सन के द्वारा हमारी पृथ्वी जो है उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और सन की लाइट जो है वो अर्थ तक पहुंचती है। तो आपसे पूछा जा रहा है यहां पर किस प्रोसेस के द्वारा जो है सन की हीट जो है वो अर्थ तक पहुंचती है, सन की हीट अर्थ तक किस प्रोसेस के द्वारा पहुंचती है, ये आपको बताना है। देखिए यहां पर संवहन, चालन, विकिरणन, विखंडन, फिजन की तो आप छोड़ दीजिए, ये तो कोई कारण नहीं बनेगा आपका, विखंडन, इन बाकी तीनों में से आप एक बता सकते हैं। ये तीनों जो है, ये तीनों क्या है, ये तीनों हीट ट्रांसफर होने के मेथड है। तीनों क्या है, हीट ट्रांसफर होने के मेथड्स हैं ये तीनों, जो कि संवहन, चालन और विकिरणन, यानी कि कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन, ठीक है। देखिए कन्वेक्शन की अगर बात करें, संवहन की मैं बात करूं, तो ये ज्यादातर किसके अंदर होता है, लिक्विड के अंदर होता है, या फिर गैसेस के अंदर होता है, या फिर किसके अंदर होता है, गैसेस के अंदर। और अगर कंडक्शन की बात करूं मैं, तो ये होता है सॉलिड के अंदर, किसके अंदर होता है, सॉलिड के अंदर, यानी कि ठोस वस्तुओं के अंदर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक रोड ले ली, ठीक है, और रोड लेने के बाद आप उसको एक साइड से गर्म करने बैठ गए, तो आप देखते हैं कि पूरी की पूरी रोड जो है गर्म हो जाएगी अगर मेटल की रोड है तो, ठीक है। अब प्लास्टिक की लेके बैठ गए वो तो जल जाएगी, क्योंकि हीट का ट्रांसफर नहीं कर सकती वो, ठीक है। लेकिन अगर मेटल की रोड आप लेके बैठ गए तो वो एक साइड से गर्म नहीं होगी, बल्कि पूरी की पूरी रोड गर्म हो जाएगी। जैसे आपके बर्तन होते हैं, बर्तन के ऊपर आप चाय बनाते हैं, चाय बनाने वाला जो पतीला है आप गैस के ऊपर रखते हैं, पूरा पतीला जो है गर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, कंडक्शन। लेकिन यहां पर एक चीज और दे रखी है आपको, रेडिएशन। और ये जो रेडिएशन है आपका, इसके लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, मीडियम की यहां पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। मीडियम की यहां पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि इसके द्वारा, रेडिएशन के द्वारा जो है हीट आपकी वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर सकती है। किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर। और आप सभी जानते हैं कि सन और अर्थ के बीच में क्या पड़ता है, वैक्यूम पड़ता है। तो सीधी सी बात है, अगर सन की हीट को अर्थ तक पहुंचाना है तो किसके द्वारा पहुंचेगी, वो रेडिएशन के द्वारा पहुंचेगी। सी ऑप्शन जो है आपका क्वेश्चन का राइट आंसर है, सी ऑप्शन क्या बिल्कुल सही आंसर है। देखिए रेडिएशन जब भी होगा तो हीट चलेगी आपकी इंफ्रारेड वेव की फॉर्म में। किस फॉर्म में चलेगी, इंफ्रारेड वेव की फॉर्म में, ठीक है। इंफ्रारेड वेव जो है इनको आप हीट वेव भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, हीट वेव भी बोलते हैं। और इस इंफ्रारेड का यूज किया जाता है रिमोट के अंदर, ठीक है। आपके घर के अंदर जो टीवी का रिमोट है उसके अंदर किस तरह के रेडिएशन का यूज किया गया है, तो ध्यान रखेंगे किसका यूज किया गया है जी,
इंफ्रारेड रेडिएशन का, ठीक है। आपने देखा होगा टीवी जो होता है ना, उसके सामने एक बत्ती लगी होती है, ठीक है, रेड कलर की, और एक रिमोट के अंदर भी, रिमोट जो आपने देखा है टीवी का, तो उसके आगे भी बत्ती लगी होती है रेड कलर की, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे वो किस कारण से, इंफ्रारेड कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो साथ साथ आपको क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। कमेंट करके बता देंगे अगर साथ साथ क्लियर हो रहे हैं। अगर कहीं भी डाउट आ रहा है तो भी कमेंट करके आप बता देंगे, आंसर अपना कमेंट करते रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज द मोस्ट पॉपुलर कोल इन कमर्शियल यूज? कौन सा जो है कमर्शियल यूज के अंदर, यानी कि जो आपका वाणिज्यिक प्रयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला कौन सा है, ठीक है। अब यहां पर बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि सर एंथ्रासाइट होगा, सर क्या होगा, एंथ्रासाइट होगा। लेकिन फिर मैं उनको बोलता हूं कि देखिए बच्चे, एंथ्रासाइट नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वाणिज्यिक यूज है, कमर्शियल यूज कोयला है, वो है बिटमिन्स, ठीक है। सबसे ज्यादा जो आपका यूज होने वाला कोयला कौन सा है, बिटमिन्स है। लेकिन एंथ्रासाइट का क्वेश्चन अलग है। वो क्या पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि बेस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा है। तो अगर ये पूछा जाए कि बेस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा है, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी के कोल की अगर बात की जाए तो वो है आपका एंथ्रासाइट। वो क्या है आपका, एंथ्रासाइट। और सबसे पुअर क्वालिटी के कोयले की बात की जाए, सबसे पुअर क्वालिटी के कोयले की बात की जाए तो वो है आपका पिट। वो क्या है आपका, पिट। और ये सर बेस्ट क्वालिटी किस प्रकार से, तो कार्बन की मात्रा के आधार पर। कार्बन की मात्रा जो सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है, एंथ्रासाइट के अंदर होती है, और पिट के अंदर क्या होती है, सबसे कम होती है। एंथ्रासाइट के अंदर 90% अबव कार्बन की मात्रा होती है, जबकि पिट के अंदर अगर देखा जाए तो पिट के अंदर होती है 60 बिलो, 60% से कम कार्बन की मात्रा होती है। जबकि लिग्नाइट आपका दूसरे नंबर पे आता है। लिग्नाइट के अंदर अगर देखा जाए तो लिग्नाइट के अंदर कार्बन की मात्रा रहती है 60 से 70%, और अगर बिटमिन्स के अंदर देखा जाए तो 70 से 80%, ठीक है। और एंथ्रासाइट के अंदर देखा जाए तो अबाउ 90%। तो ध्यान रखेंगे अच्छे से, क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ये बेस्ट क्वालिटी का कोल है। और जो पिट है आपका, वो आपका सबसे पुअर क्वालिटी का कोल है। जबकि बिटमिन्स जो है वो सबसे ज्यादा कमर्शियल यूज होने वाला कोयला है। ये अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लैक डायमंड या फिर ब्राउन डायमंड। अभी जो आपका सीपीयू का एग्जाम था, सीपीयू के एग्जाम के अंदर पूछा गया ब्राउन डायमंड किसको बोलते हैं, और कई बार पूछा जाता है ब्लैक डायमंड किसको बोलते हैं। तो ब्लैक डायमंड, ब्राउन डायमंड जो भी है, इन्हीं को बोलते हैं। ब्राउन डायमंड की अगर स्पेशली बात हो जाए तो लिग्नाइट जो होता है ना, लिग्नाइट, ठीक है, ये जो लिग्नाइट आपका दे रखा है यहां पर, लिग्नाइट का कलर जो है ना, कार्बन की मात्रा कम होती है, इसके कारण थोड़ा सा ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, थोड़ा सा ब्राउन कलर का होता है। ये इसलिए क्या होता है, लिग्नाइट को आप ब्राउन डायमंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, ब्राउन डायमंड बोलते हैं। जबकि ब्लैक डायमंड कोल के बारे में बोला जाता है, और स्पेशली कौन से कोल की बात की जाए, एंथ्रासाइट की। एंथ्रासाइट को आप ब्लैक डायमंड भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा कई बार आपसे पूछा जाता है ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं, तो ब्लैक गोल्ड बोलते हैं पेट्रोलियम को, ठीक है। ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं, पेट्रोलियम को। तो ये भी क्या रखेंगे, अच्छे से माइंड में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज, स्पीड की एसआई यूनिट क्या है। अब कई बच्चे तो यहां पर बेचारे कंफ्यूज होते हैं कि सर स्पीड, सारी यूनिट जो दे रखी है स्पीड की है सर, लेकिन मैं यहां पर बात कर रहा हूं सिर्फ स्पेशल किसकी, एसआई यूनिट की। किसकी बात कर रहे हैं हम, सिर्फ एसआई यूनिट की बात करें, बाकी यूनिट की बात करें। वैसे तो सारे की सारी स्पीड की यूनिट यहां पर दे रखी है, सारी की सारी स्पीड की यूनिट है यहां पर, क्योंकि सारी की सारी क्या दे रखी है आपको, एक्चुअल में डिस्टेंस अपॉन टाइम दे रखा है ना। एक्चुअल में सारा का सारा आपको दे क्या रखा है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो सारे की सारी आपकी स्पीड की यूनिट है। लेकिन एसआई यूनिट की अगर बात करें तो वो क्या है, वो आपकी मीटर पर सेकंड, वो आपकी क्या है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन का राइट आंसर है मीटर पर सेकंड। बहुत सारे बच्चे जब ये क्वेश्चन आया था तो किलोमीटर पर हावर लगा के आए थे, क्योंकि गाड़ियों की जो स्पीड होती है वो किलोमीटर पर हावर के अंदर देखते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि मीटर पर सेकंड ये क्या है, एसआई यूनिट है, ये क्या है, एसआई यूनिट है, ठीक है। अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द स्टीम पॉइंट ऑन द फारेनहाइट स्केल। फारेनहाइट स्केल के अंदर स्टीम पॉइंट जो है वो क्या होता है। वैसे नॉर्मली अगर बात करें तो स्टीम पॉइंट की बात करें तो स्टीम पॉइंट क्या होता है, स्टीम पॉइंट होता है जी 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस, इसी को आप क्या बोलते हैं, इस टेम्परेचर को आप बोलते हैं स्टीम पॉइंट। क्या बोलते हैं,
स्टीम पॉइंट, जहां पर पानी की भाप बननी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन यही टेम्परेचर अगर फारेनहाइट स्केल के अंदर बात करें, फारेनहाइट के अंदर यही टेम्परेचर आपका बनेगा 212 फारेनहाइट, 212 फारेनहाइट, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे 212 फारेनहाइट जहां पर आपको दे रखा है वही क्या होगा, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि आपको सी ऑप्शन के अंदर गिवन है, सी ऑप्शन 212 फारेनहाइट। अब कई बार आपसे टेम्परेचर कन्वर्जन के बहुत सारे तरीके पूछा है, टेम्परेचर को कन्वर्ट करके दिखाओ। तो ध्यान रखेंगे अगर आपको सेल्सियस और फारेनहाइट के अंदर रिलेशन चाहिए, किसके अंदर, सेल्सियस और फारेनहाइट के अंदर, तो वो रिलेशन कैसा है आपका, वो रिलेशन है आपका 9/5C प्लस में 32 बराबर क्या होता है, बराबर आपका होता है फारेनहाइट। इस फॉर्मूले के द्वारा आप क्या करेंगे, जो आपका डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो फारेनहाइट बना के दे सकते हैं, और फारेनहाइट अगर दिया हुआ है तो डिग्री सेल्सियस भी आप यहां से बना सकते हैं, ठीक है। सिर्फ क्या करनी है कि वैल्यू रखनी है, जो भी आपको दी गई है, जो भी आपको निकालनी है। मान ली सेल्सियस के अंदर वैल्यू दी गई है तो यहां पर रख देंगे, अगर फारेनहाइट के अंदर वैल्यू दी गई है तो यहां पर रख देंगे, ठीक है। तो कन्वर्ट करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक होता है केल्विन और डिग्री सेल्सियस का, तो केल्विन और सेल्सियस की अगर बात करें तो क्या करेंगे, जो भी आपको डिग्री सेल्सियस दिया गया है उसके अंदर 273 ऐड कर देंगे और वो क्या बन जाएगा आपका केल्विन बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा आपका केल्विन बन जाएगा। तो ये दूसरा जो फॉर्मूला है ये आपका केल्विन और डिग्री सेल्सियस के लिए, जो भी वैल्यू दी गई है वो वहीं पे रख दीजिए। केल्विन के अंदर दी गई है तो यहां रख दीजिए, और डिग्री सेल्सियस के अंदर दी गई है तो यहां रख दीजिए, तो आप कन्वर्ट कर पाएंगे टेम्परेचर को, ठीक है। अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे। इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर है 212 फारेनहाइट, कितना है 212 फारेनहाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के लेवल को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का आप यूज करने वाले हैं। तो किसका यूज करने वाले हैं, फेदोमीटर का यूज करने वाले हैं, गैल्वेनोमीटर का यूज करने वाले हैं, या फिर हाइग्रोमीटर का यूज करने वाले हैं, या फिर हाइड्रोमीटर का यूज करने वाले हैं। देखिए दो के अंदर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर फेदोमीटर की मैं बात करूं तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए, ठीक है, समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई को मापने के लिए क्या यूज किया जाता है, समुद्र की गहराई को मापने के लिए आप फेदोमीटर का यूज करेंगे। गैल्वेनोमीटर का किसी सर्किट के अंदर अगर करंट को मेजर करना है, यानी कि विद्युत धारा को अगर मेजर करना है, और विद्युत धारा को मेजर करने के लिए आप इंस्ट्रूमेंट जो यूज करने वाले हैं वो है आपका गैल्वेनोमीटर। इसके साथ साथ एमीटर का भी आप यूज करते हैं। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आती है। देखिए हाइड्रोमीटर आपका यूज किया जाता है पानी की शुद्धता को मेजर करने के लिए, ठीक है। पानी की मात्रा को, पानी की शुद्धता को चेक करने के लिए आप हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। और ये जो हाइड्रोमीटर है आपका, ये काम करता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर। किस पे काम करता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर। ऐसे ही एक होता है लेक्टोमीटर, दूध की शुद्धता को चेक करने के लिए, लेक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर। लेकिन ह्यूमिडिटी के लेवल को अगर चेक करना है तो ह्यूमिडिटी के लेवल को चेक करने के लिए आप यूज करते हैं हाइग्रोमीटर का। किसका यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर का। ध्यान रखेंगे हाइग्रोमीटर अलग चीज है और हाइड्रोमीटर अलग चीज है, ठीक है। तो अच्छे से क्या रखेंगे, इसको माइंड में रखेंगे। सी ऑप्शन जो है क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा हाइग्रोमीटर, ह्यूमिडिटी के लेवल को चेक करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल फास्टर, यानी कि कौन से मीडियम के अंदर जो है साउंड सबसे तेज यात्रा करती है, सबसे तेज चलती है। गैस के अंदर, लिक्विड के अंदर, सॉलिड के अंदर या फिर वैक्यूम के अंदर। देखिए पहली बात तो अगर मैं साउंड की आपसे बात करने वाला हूं तो साउंड जो है वो एक मैकेनिकल वेव है, यानी कि साउंड एक यांत्रिक तरंग है आपकी। कैसी तरंग है, यांत्रिक तरंग। साउंड जो आपकी होती है वो यांत्रिक तरंग होती है, और यांत्रिक तरंग है तो इसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी जरूरत होती है, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की जरूरत इसको पड़ने वाली है, यानी कि बिना माध्यम को के ये ट्रेवल नहीं कर सकती है, यानी कि वैक्यूम के अंदर तो इसका ट्रेवल करना ही पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर किसी मीडियम के अंदर ट्रेवल करेगी तो सबसे ज्यादा जो साउंड की स्पीड होती है, सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा जो साउंड की स्पीड होती है वो होती है सॉलिड के अंदर। वो किसके अंदर होती है, सॉलिड के अंदर। उसके बाद किसके अंदर होती है, उसके बाद होती है लिक्विड के अंदर, और उसके बाद किसके अंदर होती है, उसके बाद होती है गैसेस के अंदर। उसके बाद किसके अंदर होती है, गैसेस के अंदर। अगर मैं नॉर्मली आपको बात कहूं कि कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सिंपली अगर गैस है आपका और 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है तो उसके अंदर साउंड की स्पीड, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड तो वो होगी आपकी 331 मीटर पर सेकंड। कितनी होगी, 331 मीटर पर सेकंड। और ये जो है एनसीईआरटी का डाटा है।
अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि साउंड की स्पीड जो है वो एयर के अंदर कितनी होती है, ये क्वेश्चन जब भी पूछा गया है, एसएससी के द्वारा पूछा गया है या फिर किसी अदर एग्जाम के द्वारा पूछा गया, तो उसकी बात अगर आती है, नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, नॉर्मली अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है कि साउंड की स्पीड कितनी होती है, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा 343 मीटर पर सेकंड, 343 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये जो नॉर्मल स्पीड है, ये कई बार एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया जिसके अंदर ये आंसर ठीक किया गया है, ये आपको ऑप्शन के अंदर नहीं मिला। अगर ऑप्शन के अंदर ये मिलता है और 0 डिग्री सेल्सियस की बात होती है, तो आप आंसर ये वाला टिक करके आएंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, ये माइंड में रखेंगे। तो यहां पर किसके अंदर होती है, क्या पूछा गया, फास्टर किसके अंदर होती है, फास्टेस्ट पूछा गया है, तो फास्टेस्ट किसके अंदर होगी, फास्टेस्ट होगी आपके सॉलिड के अंदर। सी ऑप्शन जो है क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा, सी ऑप्शन क्या बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज मेनली ड्यू टू विच फिनोमिना, यानी कि जो तारों का टिमटिमाना है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर। तारों का टिमटिमाना जो है मुख्य रूप से किसके कारण होता है, तो तारे कब टिमटिमाते हैं, देखिए अगर स्टार के टिमटिमाने के देखिए तारे टिमटिमाते नहीं एक्चुअल में, लेकिन नजर हमें वैसे आते हैं जैसे टिमटिमा रहे हैं, ठीक है, जैसे चश्मूज कर रहे हैं। इसका कारण है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। देखिए एयर जो आपकी होती है, एयर के अंदर जो वायु है उसकी अलग अलग क्या बन जाती है, परतें बन जाती है, और वहां पर क्या होता है, वहां पर जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, यानी कि वायुमंडलीय क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, उसी के कारण तारे जो है वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ठीक है, तारे जो है टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बेंडिंग ऑफ पेंसिल, ठीक है, या फिर एपरेंट डेप्थ ऑफ कॉइन। कॉइन जो है वो अगर आप किसी बाल्टी के अंदर या किसी ग्लास के अंदर कॉइन को रख देंगे तो वो अपनी एक्चुअल डेप्थ से ऊपर नजर आएगा। ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया था, मेरी रील भी आपको मिल जाएगी इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पर रील मैं लिंक भेज दूंगा आपको, तो वो भी आप देख सकते हैं। मैंने आपको करके प्रैक्टिकली दिखाया है कि इस तरह से आपका रिफ्लेक्शन होता है। बेंडिंग ऑफ पेंसिल, पेंसिल जो है वो मुड़ी हुई दिखाई देती है पानी के अंदर रखने के बाद, ठीक है, या फिर तारे जो है टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, तो किसके कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के किसके कारण, अपवर्तन के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The hair of shaving brush clings together when removed from water due to। देखिए जो आपका दाढ़ी करने वाला जो ब्रश होता है ना, ठीक है, शेविंग ब्रश, शेविंग ब्रश की बात कर ले, चाहे आप नॉर्मली अपने बालों की बात कर ले, ठीक है, इसके ऊपर भी आपको एक रील मिलेगी। अगर मैं बात करूं गीले अगर आप बाल हैं आपके, तो गीले बाल जो है ना आपस में चिपक जाते हैं। जैसे अभी मेरे वाले बाल जो है ना वो खिंडे खिंडे हो रखे, मतलब चिपके हुए नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर गीले बाल हो जाए ना तो वो आपस में चिपक जाते हैं। चिपक क्यों जाते हैं, किसके कारण चिपक जाते हैं, या फिर सेम लॉजिक है आपका किसके अंदर, जो आपका शेविंग ब्रश है उसके बाल चिपक जाते हैं पानी से निकालने के बाद, ठीक है, जब तक वो सूखेगा नहीं उसके बाल चिपके हुए रहेंगे, लेकिन सूखने के बाद वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है सरफेस टेंशन। इसका कारण क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ठीक है। अब वाटर सरफेस टेंशन के कारण चाहता है कि उसका सरफेस एरिया क्या रहे, मिनिमम रहे, और सरफेस एरिया को मिनिमम रखने के लिए जो स्ट्रेच का क्षेत्रफल है उसको कम से कम रखने के लिए वो क्या करता है, वो सिकुड़ जाता है, वो क्या करता है, वो सिकुड़ जाता है। और वो जब सिकुड़ता है तो जो आपके शेविंग ब्रश के बाल हैं उनके वो लगा होता है, तो वो अगर चिपकेगा तो शेविंग ब्रश के बाल भी आपस में चिपक जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारे जो कई बार हमारे गीले बाल होते हैं, सुबह सुबह जब नहाते हैं तो गीले बाल होते हैं तो आपस में चिपक जाते हैं। जैसे ही आप ड्रायर मारते हो उसके अंदर सुखा लेते हो उसके बाद वो नहीं चिपकते। तो इसका कारण क्या है, कारण है जी सरफेस टेंशन। ए ऑप्शन के अंदर आपको ऑप्शन मिल रहा है सरफेस टेंशन या सतह तनाव, इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपसे कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी की जो बूंद है वो गोलाकार की बनती है, स्फेरिकल शेप की बनती है, वो किसके कारण बनती है, तो वो भी किसके कारण बनती है, सरफेस टेंशन के कारण। किसके कारण बनती है, सरफेस टेंशन के कारण। तो ध्यान रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे, सरफेस टेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The upper and lower portion of common type of bifocal lens जिनका इन्वेंशन किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इन्वेंशन किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है।
और जो अपर और लोअर पार्ट आपको पूछ रखा है कि किस किस टाइप का होना चाहिए। देखिए बाइफोकल लेंस जो है, पहली बात तो प्रेस बायोपिया जो है जरा दूरदर्शिता के अंदर यूज किया जाता है, और बाइफोकल लेंस कुछ इस प्रकार का लेंस है आपका, ठीक है। ये एक लेंस है आपका जिसका एक ये नीचे वाला जो पार्ट होता है, नीचे वाले पार्ट के अंदर अलग लेंस होता है और ऊपर वाले पार्ट के अंदर अलग लेंस होता है, यानी कि बाइफोकल, यानी कि दो फोकस इसके अंदर होते हैं, ठीक है। बाइफोकल यानी कि दो फोकस इसके अंदर होते हैं। देखिए ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना, ये बनाया जाता है कॉन्वेक्स टाइप का। किस टाइप का बनाया जाता है? कॉन्वेक्स टाइप का। और ऊपर वाला जो पोर्शन है ये बनाया जाता है कॉनकेव, कॉनकेव, या इसको आप बोलते हैं अवतल। क्या बोलते हैं जी? अवतल। और ये नीचे वाला पार्ट बनाया जाता है कॉन्वेक्स टाइप का, सॉरी कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल। किस तरह का? उत्तल। ध्यान रखेंगे अच्छे से, क्या रखेंगे माइंड में रखेंगे। क्या पूछा है? अपर एंड लोअर पोर्शन पूछा गया, तो अपर कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, यानी कि ए ऑप्शन जो है क्वेश्चन का क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स टाइप का बनाया जाएगा अपर और लोअर पोर्शन, जो कि यूज किया जाता है प्रेस बायोपिया के अंदर या जरा दूरदर्शिता के अंदर। और इस लेंस का इन्वेंशन किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये भी क्या रखेंगे माइंड में रखेंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो काफी पहुंचे हुए साइंटिस्ट थे आपके, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसके अलावा तड़ित चालक जो आप देखते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर जो आप देखते हैं, ठीक है, वो भी किसकी देन है? वो भी आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन की ही देन है। तो ध्यान रखेंगे अच्छे से, क्या रखेंगे? याद रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा देखिए, अगर सिंपल कॉन्वेक्स आपका लेंस है, सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है, अगर सिंपल उत्तल आपका लेंस है, ठीक है, तो ये उत्तल लेंस जो है वो आपका यूज किया जाता है किसके अंदर? मायोपिया के अंदर, सॉरी हाइपरमेट्रोपिया के अंदर। और ये जो अवतल लेंस है ये यूज किया जाता है हाइपरमेट्रोपिया के अंदर, यानी कि जो आपका हाइपरमेट्रोपिया है, सॉरी मायोपिया, मायोपिया जो है उसके अंदर लेंस कौन सा यूज किया जाएगा? कॉनकेव। और अगर हाइपरमेट्रोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया के अंदर कौन सा लेंस यूज किया जाएगा? ये कॉन्वेक्स वाला, ठीक है। अच्छा, इस तरह का चश्मा जो बनाया जाएगा उसकी पावर क्या होगी? उसके नंबर जो आपके प्लस के अंदर होंगे, जबकि इस तरह का जो चश्मा बनेगा उसका नंबर क्या होगा? उसका नंबर होगा माइनस के अंदर, ठीक है। जैसे किसी को दूर अगर दिखाई नहीं देता सही से, तो आप इस लेंस का यूज करने वाले हैं, ठीक है, और इसका नंबर क्या होगा? माइनस के अंदर होगा। जैसे मेरा चश्मा है, अगर आपको नजदीक दिखाई नहीं देता, ठीक है, तो फिर आपको प्लस नंबर का चश्मा लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। और ये प्लस माइनस की क्या होती है? पावर होती है लेंस की। क्या होती है? लेंस की पावर होती है, ठीक है, जो कि डायोप्टर के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? डायोप्टर के अंदर, ठीक है। तो ये भी सारी चीजें क्या रखेंगे? अच्छे से माइंड में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए। द सेल ऑन रेटिना इन ह्यूमन आई विच इज रिस्पॉन्ड टू कलर, कलर के लिए जो रिस्पॉन्ड करती है ऐसी रेटिना की सेल जो है, देखिए पहली चीज तो आप एक चीज देखो, रेटिना, एक विटामिन का आपने नाम सुना होगा रेटिनोल, और रेटिनोल संबंध बनाता है किसके साथ? रेटिना के साथ, ठीक है। रेटिनोल विटामिन ए का नाम होता है, और विटामिन ए जो है वो आंखों के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो वो रेटिनोल और रेटिना ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है, रेटिना से कंपेयर करके उसको। देखिए रेटिना जो होता है ना, उसके ऊपर दो तरह की सेल लगी होती है, ठीक है। रेटिना जो होता है उसके ऊपर, ये जो आपका रेटिना है, रेटिना या दृष्टि पटल इसको बोलते हैं, ठीक है, इसके ऊपर दो तरह की सेल लगी होती है। एक होती है कोन सेल और एक होती है रोड सेल। रोड सेल और कोन सेल, ठीक है, यानी कि रोड सेल और कोन सेल, ये दो तरह की कोशिकाएं जो है वो उनसे बनता है आपका रेटिना, ठीक है, जो कि स्क्रीन की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? एक स्क्रीन की तरह कार्य करता है। हमारी आंखों के अंदर जो स्क्रीन की तरह कार्य करने वाला जो चीज है उसको आप क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। स्क्रीन की तरह कार्य करता है ये, ठीक है। अब ये रोड सेल और कोन सेल, ये दो तरह की सेल होती है। अच्छा, रोड सेल और कोन सेल क्या काम क्या करते हैं? देखिए ये जो आपकी कोन सेल होती है ना, ये आपको एक्चुअली में दिखाती है कलर, कि किस तरह का कलर जो है वो है आपका, ठीक है, किस तरह की कलर जो है वो ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। तो वो दिखाती है आपको कौन सी सेल? कोन सेल। जबकि रोड सेल होती है इंटेंसिटी ऑफ कलर के लिए। किसके लिए होती है? इंटेंसिटी ऑफ कलर के लिए। इंटेंसिटी ऑफ कलर, अब आप पूछेंगे सर इंटेंसिटी ऑफ कलर और कलर दिखने में क्या फर्क है? तो बहुत सारा फर्क है, ठीक है। देखिए एक तो ये आपको रेड दिखाई दे रहा है, एक रेड आपको ये भी दिखाई दे रहा है, एक रेड आपको ये दिखाई दे रहा है और एक रेड आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। इनके अंदर मेरे ख्याल से आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, थोड़ा सा डिफरेंस है इनके अंदर,
ठीक है, इनके अंदर क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए अगर और कलर मैं आपको बताऊं तो यहां पर और कोई कलर आपको नहीं दिखा है। कई बार आपने देखा है कि दो तरह के अगर रेड हैं, ठीक है, रेड कलर है जो कि दो तरह के, एक फीका है और एक थोड़ा सा डार्क है, ठीक है, तो उसके अंदर आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। वो डिफरेंशिएट आप कर पाते हैं अगर आपकी रोड सेल काम कर रही है ढंग से। लेकिन कलर देखने का काम किसका है, कलर देखने का काम है कौन सेल का, ठीक है। तो ये क्या रखेंगे, थोड़ी सी जानकारी है जो कि आप ध्यान में रखेंगे। आई के अंदर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल आपकी कौन सेल, ठीक है। जबकि इंटेंसिटी ऑफ कलर बोल देता तो रोड सेल आ जाता आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई इज द आउटर सरफेस ऑफ बॉटम ऑफ कुकिंग पॉट्स लेफ्ट ब्लैक। यानी कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्या कह रहा है कि वाई इज आउटर सरफेस ऑफ द बॉटम ऑफ कुकिंग पॉट्स लेफ्ट ब्लैक। यानी कि खाना पकाने के बर्तनों के नीचे बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है। अब काला छोड़ने के पीछे क्या कारण है, ताकि बर्तन को नजर ना लगे, इसलिए काला थोड़ी ना छोड़ा जाता है। अरे काला छोड़ने का कारण क्या है, काला छोड़ने का कारण यह है कि जो ब्लैक कलर होता है उसके ऊपर जितनी भी तरह की रेडिएशन पड़ती है, ठीक है, वो सबको क्या लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि हीट का एक अच्छा एब्जॉर्बर है आपका ब्लैक कलर, जितनी भी हीट देंगे उसको वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब करता जाएगा। इसलिए जो है बर्तन के जो बाहरी हिस्से हैं, ठीक है, या नीचे वाला जो बॉटम है वो ब्लैक रखा जाता है। क्या कैसे रखा जाता है, ब्लैक। ब्लैक सरफेस इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, जो कि आपको डी ऑप्शन के अंदर दे रखा है। बाकी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। बाकी ऑप्शन को आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है अगर डी ऑप्शन आपने पहले ही देख लिया तो, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू क्लीन इट एवरी डे, उसे रोजाना साफ करना मुश्किल होता है। अच्छा, ये भी कारण हो सकता था क्या। ब्लैक सरफेस इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं, गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, ठीक है। ब्लैक सरफेस इज कंडक्टर ऑफ हीट। देखिए ध्यान रखेंगे कि ब्लैक सरफेस जो है वो एक अच्छा एब्जॉर्बर है हीट का, इसलिए जो है वो ब्लैक छोड़ा जाता है, ठीक है। कुकिंग पोस्ट जो है उसका नीचे वाला हिस्सा जो ब्लैक रखा जाता है, किसके लिए, ताकि वो अच्छे से हीट को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे, डी ऑप्शन क्या है क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन बॉडी विल बी। सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य जो है किसी भी वस्तु के ऊपर, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो केंद्र की तरफ लगता है, ठीक है। एक ऐसा बल जो सर्कुलर मोशन अगर कहीं पे हो रहा है तो केंद्र की तरफ क्या लगता है, एक बल लगता है। जैसे कोई वस्तु जो है वो अगर सर्कल के अंदर चलेगी, किसके अंदर चलेगी, सर्कल के अंदर अगर चलेगी, कोई वस्तु जो है मान लीजिए सर्कल के अंदर चल रही है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कल के अंदर मूव कर रहा है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये मूव कर रहा है। तो जब भी ये इस तरह से मूव करेगा तो सेंटर की तरफ क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। सेंटर की तरफ क्या लगता है, एक फोर्स आपका लगता है। और सेंटर की तरफ जो फोर्स होता है इसको आप क्या बोलते हैं, FC, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन ध्यान में रखेंगे कि ये फोर्स जो होता है ना, जो वस्तु घूम रही है वो तो ऐसी घूम रही है, यानी कि वस्तु की जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो तो ऐसे आएगी और फोर्स ऐसे लग रहा है। इनके बीच में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री का। कितना एंगल बनता है, फोर्स और जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इनके ये एक दूसरे क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। और जब भी ऐसा होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उस फोर्स के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि जीरो इज द राइट ऑप्शन। जीरो क्या है, बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है। जीरो क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। जब भी ऐसा आपके सामने आता है कि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है उनके बीच में एंगल 90 डिग्री का है, एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, तो वहां पर उस फोर्स के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए किसी बॉडी के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, जीरो होता है। ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, व्हाट हैपन टू द फोर्स बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड व्हेन यू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। अब ये तो क्वेश्चन ही बड़ा सिंपल सा है, रियल लाइफ का भी क्वेश्चन है, इसको बोल सकते हो कहीं पे। देखिए क्वेश्चन वैसे फिजिक्स का है लेकिन रियल लाइफ का भी बोल सकते हो। जब आप किसी अपने दोस्त से कहीं दूर जाते हैं तो आप और आपके दोस्त के बीच में फोर्स क्या होता है, आप और आपके दोस्त के बीच में फोर्स क्या होता है, कम हो जाता है। और फिजिक्स भी इसका जवाब देती है कि कम हो जाता है, रियल में कम हो जाता है, ठीक है। वो तो एक मन का बहम होता है, लेकिन फिजिक्स भी इस क्वेश्चन का जो है वो आपसे सही आंसर करेगी। फोर्स जो है वो क्या कहा जाता है, डिक्रीज कर जाता है। यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, फोर्स क्या कहा जाता है,
डिक्रीज कर जाता है। फोर्स बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड इट डिक्रीजेस। देखिए आप और आपका दोस्त मतलब दो मासेस हैं, मतलब दो क्या हैं, दो मासेस है, दो बॉडीज हैं, ठीक है। दो बॉडी है जिनके अंदर मान लीजिए एक के अंदर मैं मान लेता हूं मास m है और एक के अंदर मैं मान लेता हूं मास m2 है, ठीक है। m1 और m2 का मान लीजिए ये आप हैं और ये वो आपका दोस्त है, ठीक है। दोनों के अंदर मास क्या है, दोनों के अंदर एक के अंदर मास m1 है, एक के अंदर मास m2 है। पहले r डिस्टेंस पे थे, ठीक है, लेकिन बाद में डिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, यानी कि आप यहां आ गए और आपका दोस्त जो है ये m1 मास का यहां आ गया और m2 जो है वो यहां चला गया, यानी कि ये m2, यानी कि ये r क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और एक आपका न्यूटन का लॉ है, ठीक है, जिसको आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। वो कहता है कि F इज इक्वल टू होता है G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, यानी कि r जैसे जैसे r बढ़ेगा और वैसे वैसे फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वैसे वैसे फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब भी आप अपने दोस्त से दूर जाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, आपके दोनों के बीच में कम हो जाएगा, डिक्रीज करने लगेगा। क्या करने लगेगा, डिक्रीज। जैसे जैसे दूर जाते जाओगे डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बी ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फारेनहाइट स्केल टेम्परेचर एंड दी सेल्सियस स्केल टेम्परेचर। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना मैंने पीछे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। पीछे एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर मैंने आपको यही सेम वाली बात बताई थी। F इज इक्वल टू 9/5C प्लस में 32, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस में क्या हुआ 32, ठीक है। 9/5C प्लस में 32 इज इक्वल टू क्या हुआ F, ठीक है। यहाँ पर C जो है वो डिग्री सेल्सियस और F जो है फारेनहाइट के लिए आया है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, यही फॉर्मूला है आपका बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो अच्छे से क्या रखना है, माइंड में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु सेज लाइट इज मैकेनिकल वेव। किसने कहा कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है। लाइट के बारे में बहुत सारी थ्योरियां आई थी, ठीक है। वैसे लाइट के बारे में अगर मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊं तो लाइट की सबसे पहली थ्योरी आई थी कार्पस्कुलर थ्योरी, जो कि न्यूटन ने दी थी, ठीक है। कार्पस्कुलर थ्योरी के अंदर लाइट को बोला गया कि लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, लाइट एक पार्टिकल है, ठीक है। इस तरह से बोला था सर आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। और उन्होंने कार्पस्कुलर थ्योरी दी थी। लेकिन कार्पस्कुलर थ्योरी के अंदर एक दिक्कत आ गई थी कि कार्पस्कुलर थ्योरी ये कह रही थी कि लाइट की स्पीड जो है वो पानी के अंदर तो ज्यादा होती है और एयर के अंदर कम होती है। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बात निकल के सामने आई। लेकिन बाद में फोकल्ट ने सिद्ध कर दिया था कि लाइट की स्पीड जो है वो रेयर मीडियम के अंदर ज्यादा होती है और डेंसर मीडियम के अंदर कम होती है, ठीक है। यानी कि लाइट की स्पीड पानी के अंदर कम होगी और एयर के अंदर ज्यादा होगी, ऐसा फोकल्ट ने प्रूफ कर दिया था, ठीक है। तो ये थ्योरी जो है न्यूटन की थ्योरी, इसके अंदर क्या आ गए थे, ड्रॉबैक्स आ गए थे। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट और आए थे जिन्होंने कहा था कि लाइट एक वेव है, लाइट क्या है, एक वेव है। और ऐसे वो पहले साइंटिस्ट जिन्होंने कहा था कि लाइट एक वेव है, वो कौन थे, वो थे आपके हाइगन। वो कौन थे, हाइगन्स, ठीक है। और हाइगन्स ने कहा था कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है, लाइट क्या है, एक मैकेनिकल वेव है। लेकिन मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए चाहिए मीडियम। तो उन्होंने क्या बनाया था, उन्होंने कहा था कि लाइट जो है सन से अगर लाइट हमारे पास आती है, बीच में कोई वैक्यूम वगैरह नहीं है। जबकि उन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई थी जिसको उन्होंने बोला था ईथर्स थ्योरी। क्या बोला था, ईथर्स थ्योरी, ठीक है। तो ईथर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है पूरा यूनिवर्स के अंदर ईथर्स नाम का एक मीडियम है, ठीक है। लेकिन बाद में ऐसा पता चला, बाद में एक साइंटिस्ट और आए थे जिनका नाम था मैक्सवेल, ठीक है। और मैक्सवेल ने कहा था कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इसी के साथ प्रूफ हो गया था कि लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है और नॉन मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। तो ईथर्स थ्योरी बाद में क्या कर गई थी, फेल कर गई थी। लेकिन वो साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने लाइट को एक वेव बोला था, और कैसी वेव बोला था, मैकेनिकल वेव बोला था, यानी कि यांत्रिक तरंग बोला था। वो थे आपके हाइगन। वो कौन थे, हाइगन थे जी। ए ऑप्शन क्या है क्वेश्चन का, बिल्कुल सही आंसर है, हाइगन्स, ठीक है। मैक्सवेल ने कहा था कि लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है और कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जबकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, अल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग लाइट क्या थी, एक पार्टिकल थी। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लाइट को क्या नाम दिया था, फोटोन, ठीक है। लाइट को क्या दिया, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो होते हैं उनको आइंस्टाइन ने नाम दिया था फोटोन। क्या नाम दिया था, फोटोन। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बहुत अच्छा फिनोमेना जिसको आप बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको भी डिस्कवर किया था। उसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन जो है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। और इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला था।
ठीक है, तो ये इतना क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। न्यूटन ने दी थी कार्पस्कुलर थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी? कार्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है, तो ये भी क्या रखेंगे, अच्छे से माइंड में रखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या बनेगा, हाइगन बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज मैक्सिमम एनर्जी? किस कलर के अंदर जो है सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है? अगर स्टार्टिंग से मेरी क्लास आप देख रहे हो तो आपको अब तक पता चल गया हो किस कलर के पास जो है सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। देखिए कलर का अगर पैटर्न की मैं बात करूं तो कलर का पैटर्न कुछ इस प्रकार से आपका बनता है। विबग्योर, विबग्योर, और यहां पर जो रेड कलर होता है इसके पास सबसे कम क्या होती है? सबसे कम ऊर्जा इसके पास होती है। और सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास होती है? सबसे ज्यादा ऊर्जा ये किसके पास होती है? ये होती है वॉयलेट के पास। ठीक है, सबसे ज्यादा ऊर्जा वॉयलेट के पास, सबसे कम किसके पास? रेड के पास। और जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी क्या करती रहती है? एनर्जी इंक्रीज करती रहती है। एनर्जी क्या करती रहती है? इंक्रीज, यानी कि बढ़ती रहती है। एनर्जी इंक्रीज करती रहती है यानी कि बढ़ती रहती है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं निम्न में से किस रंग के पास अधिकतम ऊर्जा पूछा गया है। अधिकतम ऊर्जा किसके पास है? वॉयलेट के पास होती है, यानी कि बैंगनी के पास होती है। ये ऑप्शन जो है उससे आपको अपना आंसर मिल जाएगा, वॉयलेट कलर यानी कि बैंगनी कलर। सबसे कम किसके पास होती है? जो सबसे कम होती है यहां पर जो दिए गए हैं उनमें सबसे कम अगर आपको बतानी है तो नीचे से ऊपर से ले जाइए। सबसे कम किसके पास? रेड के पास है। रेड है, ये है नहीं यहां पर। उसके बाद ऑरेंज के पास है, ऑरेंज भी नहीं है। उसके बाद येलो के पास यहां पर दी गई जो ऑप्शन है उनके अंदर सबसे कम किसके पास है? येलो के पास। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो येलो, उसके बाद ग्रीन के पास, उसके बाद ब्लू के पास, और सबसे ज्यादा जो है वो किसके पास है? सबसे ज्यादा यहां पर बैंगनी के पास। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following factor affects the specific resistance of conductor? कंडक्टर के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को देखिए, यहां पर आपको दिया गया विशिष्ट प्रतिरोध। एक बात कान खोल के सुन लेना कि यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध दिया गया है। सिंपल रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रही। सिंपल रेजिस्टेंस, देखिए रेजिस्टेंस की अगर बात करूं मैं, इसकी बात करें, सिर्फ रेजिस्टेंस की बात करें, सिर्फ अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, और डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ कंडक्टर के ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल यानी कि नेचर ऑफ कंडक्टर। इन सारी बातों पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा जाए, अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग चीज है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या जिसको आप रेजिस्टिविटी भी बोलते हो, प्रतिरोधकता भी बोलते हो। देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो आपका होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है ये केवल और केवल डिपेंड करता है या तो नेचर के ऊपर और या फिर टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर के ऊपर। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, चालक की लंबाई, चालक का तापमान, चालक की सामग्री, ऊपर के सभी, लेंथ ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर? निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध को प्रभावित करता है? देखिए यहां पर कारण बनेगा, देखिए यहां पर ऑप्शन आपको ठीक करना पड़ेगा। ऑल ऑफ द अबव नहीं, बी एंड सी, बी और सी जो है वो सही आपके बनेंगे। चालक का तापमान कैसा है और चालक की सामग्री कैसी है, इस पे डिपेंड करता है सिर्फ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और चालक के जो लेंथ है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, यही मैंने आपको यहां पर बताया कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, या तो टेम्परेचर के ऊपर और या फिर नेचर ऑफ वायर के ऊपर। ठीक है, जबकि लंबाई पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। यहां पर क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, यहां पर क्या रखेंगे, याद रखेंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड आर।
मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनोइड के अंदर कैसी होती है, देखिए ध्यान रखेंगे। देखिए पहली बात तो सोलेनोइड आपको पता होना चाहिए, सोलेनोइड क्या होता है जी। सोलेनोइड क्या होता है, एक वायर का ऐसा गुच्छा होता है, ये इस तरह का, ये इस तरह से आपका बनता है सोलेनोइड। और सोलेनोइड के अंदर अगर सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड देखे ना, सोलेनोइड का अगर मैग्नेटिक फील्ड देखे तो वो कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से। सोलेनोइड का अगर मैग्नेटिक फील्ड आप देखेंगे ना तो वो इस प्रकार से आपका होगा, ठीक है। जैसे एक बार मैग्नेट का होता है, जैसे कि किसका होता है, एक बार मैग्नेट का होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या है, वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट पैरेलल लाइन है। क्या है, स्ट्रेट पैरेलल लाइन है, यानी कि पैरेलल स्ट्रेट लाइन। यहां पे सी ऑप्शन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन क्या है क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन है यहां पर सोलेनोइड के अंदर। सोलेनोइड के क्या है, इनसाइड सोलेनोइड, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, जैसा एक बार मैग्नेट बिहेव करते हैं ना वैसा ही बिहेव करता है सेम आपका सोलेनोइड, ठीक है। और सोलेनोइड क्या होता है, एक तार का गुच्छा होता है जिसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं तो आपको पता है कि वायर के अंदर जब भी इलेक्ट्रिक करंट चलेगा तो उसके चारों तरफ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और ये वाली बात किसने बताई थी, ये वाली बात बताई थी ओरेस्टेड ने, ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। उन्होंने बताई थी कि अगर कोई वायर के अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है तो उसके चारों ओर क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का बनता है, कौन सी डायरेक्शन के अंदर बनता है, ये वाली बात बताई थी मैक्सवेल ने। किसने बताई थी, मैक्सवेल ने। और मैक्सवेल ने दिया था राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल से क्या निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखेंगे अच्छे से, क्या रखेंगे, याद रखेंगे, सी ऑप्शन जो है क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। द वैल्यू ऑफ वन फर्मीज, एक फर्मी की वैल्यू क्या होगी, एक फर्मी की वैल्यू क्या यहां पर होगी। देखिए एक फर्मी की वैल्यू वैसे तो आपकी होती है 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर वैल्यू होती है आपकी एक फर्मी की। लेकिन यहां पर आपको ऑप्शन जो है वो नैनोमीटर के अंदर दिए गए। किसके अंदर दिए गए, नैनोमीटर के अंदर दिए गए। तो ध्यान रखेंगे 10⁻⁹ देखिए 10⁻⁹ मीटर और 10⁻⁻6 मीटर, इसको दो भागों के अंदर तोड़ लेंगे हम, ठीक है। 10⁻⁻15 को दो पार्टों के अंदर तोड़ लिया, 10⁻⁹ और 10⁻�6। अब ये वाला जो चीज है इसको आप क्या बोलते हैं, नैनोमीटर बोलते हैं। तो यानी कि 10⁻⁻6 क्या बन जाएगा, नैनोमीटर बन जाएगा। 10⁻⁻6 क्या बन जाएगा, नैनोमीटर बन जाएगा। 10⁻⁻6 नैनोमीटर बराबर होता है आपका एक फर्मी, बराबर क्या होता है, एक फर्मी। यहां पर आपको सी ऑप्शन के अंदर दिखाई दिया है, सी ऑप्शन जो है क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। तो ये यूनिट कन्वर्जन जो है आपको आना चाहिए, ठीक है। यहां पर देखिए मैं आपको सिखाई देता हूं, साथ में थोड़ा सा बता देता हूं कि कई बार आप लिखते हैं माइक्रो, माइक्रो। अब माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। एक होता है नैनो, और नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9 मीटर। एक होता है पीको, और पीको का मतलब होता है 10⁻12 मीटर। एक होता है आपका फर्मी, और फर्मी का मतलब यहां पर है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, जो कि यहां पर आपको दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही एक होता है आपका सेंटी, सेंटी का मतलब होता है, सेंटी का मतलब सेंटीमीटर जैसे आप बोलते हो, 10⁻⁻2 मीटर। और एक होता है आपका मिली, और मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3 मीटर, 10⁻3 मीटर। तो ये थोड़ा सा चीजें है जो ये आपको माइंड के अंदर होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। कई बार पेपर के अंदर सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए एक माइक्रोमीटर की वैल्यू क्या होगी, या एक माइक्रो किलोग्राम की वैल्यू क्या होगी। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻6, नैनो का मतलब 10⁻9। आगे जो यूनिट लगा दी वही हो जाएगी फिर, ठीक है। माइक्रोफेराड, आपने सुना माइक्रोफेराड, यानी कि 10⁻6 फेराड, इसको माइक्रोफेराड। जो आप कई बार आप सेल वगैरह लेके आते हैं, कैपेसिटर लेके आते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर लिखा होता है 1 माइक्रोफेराड। तो इसका मतलब क्या है, 10⁻6 फेराड का है वो, ठीक है। तो ये चीजें क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ये चीजें क्या रखेंगे, अच्छे से माइंड में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपने क्लास को काफी एंजॉय किया है। व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन एंटी थेफ्ट सॉफ्ट लिफ्टिंग मिरर, एंटी थेफ्ट सॉफ्ट लिफ्टिंग मिरर के अंदर किस मिरर का यूज किया जाता है, ठीक है। एंटी सॉफ्ट
लिफ्टिंग डिवाइस। देखिए एंटी सोप लिफ्टिंग डिवाइस के अंदर कौन सा मिरर यूज किया जाता है? कई बार आपने देखा होगा कि आप जब बड़ी दुकानों के अंदर जाते हैं ना, ठीक है, बड़े जहां पर मॉल वगैरह वगैरह हैं वहां पर जाते हैं, तो वहां पर चोरी का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। तो अगर जहां पर चोरी का खतरा रहता है तो वहां पर क्या लगा देते हैं, छोटे छोटे मिरर लगा दिए जाते हैं, ठीक है, कोने के अंदर, ताकि चोरी को रोक पाए। और वो मिरर जो है वो कौन सा होता है? तो वो मिरर आपका होता है कौन सा? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर होता है जी? सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर जो है इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है, फील्ड ऑफ व्यू वो बहुत ज्यादा होता है, यानी कि ये छोटा सा मिरर जो है वो बहुत बड़े दुकान के एरिया को कवर कर लेता है, ठीक है, और कोई चोरी करता है वहां पर अच्छी तरह से दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो आपका एंटी थेफ्ट मिरर होते हैं, ठीक है, जो एंटी सॉप लिफ्टिंग जो डिवाइस होते हैं, ठीक है, उसके रूप में जो मिरर आपका यूज किया जाता है वो कौन सा मिरर है जी? वो है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर होता है जी? कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे। अच्छा, आप घर पे जो मिरर यूज करते हैं, घर पे जो आप मिरर यूज करते हैं, कमेंट करके मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि जो लुकिंग मिरर आपके होते हैं, ठीक है, कौन से मिरर? लुकिंग ग्लासेस जो आपके होते हैं, लुकिंग ग्लास, लुकिंग मिरर, वो कौन सा मिरर आप यूज करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। ऑप्शन आपके पास सेम है, ठीक है, ए बी सी और डी लगा के आप आंसर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर जो है काफी अच्छा लगा, ठीक है। आज जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए हैं क्लास के अंदर, ठीक है।